हमारे साथ जितने भी हमारे साथी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके साथ उनकी फैमिली भी हो सकता है आज इस प्रोग्राम को देख रही हो, आपके परिवार को भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज हम 3 चरणों में बात करेंगे। पहली बात तो हम करेंगे थोड़ी सी नेशनैलिटी, क्योंकि आज देश का दिन है, और थोड़ी सी हम लोग नेशनैलिटी पे बात करेंगे, राष्ट्रीयता पे बात करेंगे, भारतीयता पे बात करेंगे। हम अपने कर्तव्यों पे बात करेंगे कि हम भारत में रहने वाले लोग, जो भी भारतीय लोग हैं या जो भी हम इस देश में रहते हैं, इस पवित्र देश में रहते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों पे बात करेंगे। दूसरा दूसरा जो हमारा सेशन होगा वो होगा जिसपे हम लोग अपने आने वाले जो हमारे अनाउंसमेंट हैं और वो हमें क्यों करना पड़ा, क्या है उस अनाउंसमेंट में, उस पे करेंगे। और तीसरा और सबसे अमेजिंग जो है वो लास्ट का होगा, जिसमें हम आपसे कुछ राय विचार विमर्श लेंगे। क्योंकि देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। राजीव जायसवाल इज द नथिंग विदाउट यू। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो मैं नथिंग हूं, मैं कुछ नहीं हूं। और ये कंपनी का मालिक मैं नहीं हूं, हम सब हैं, आप सब हैं। तो जितना अधिकार इस कंपनी पे मेरा है उतना ही अधिकार आपका है। इसलिए मुझे किसी भी काम को आगे करना है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी मित्र, मेरे जितने भी पार्टनर्स इस बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं, उनकी मैं राय लूं। तो उस मैटर पर भी अपन बात करेंगे। लेकिन आज 15 अगस्त का दिन है और आज स्वतंत्रता का दिन है। आज राजनैतिक रूप से हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, राजनैतिक रूप से आजाद तो हो गए हम, लेकिन उस आजादी के साथ ही इस देश में कुछ ऐसी कुरीतियां आ गई। अब वो जाने अनजाने में आई, जानबूझ के आ गई, जानबूझ के उस चीज की लत लगा दी गई। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करता हूं। 1945 में जापान पे अमेरिका ने, यूएसए ने, अमेरिका एक बम गिराया था। 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम था, उसने जापान को तहस नहस कर दिया। आज भी उसकी दुर्गति जापान में पैदा होती है। आज भी वहां के लोग दिव्यांग पैदा होते हैं। इतनी विभीषिका उन्होंने झेली। 1945 में जापान बर्बाद हुआ, जो कि एक छोटा सा देश था, और 1947 में हम आजाद हुए, जो कि एक बहुत बड़े देश के रूप में। हमारे पास आजादी के साथ ही हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी उपजाऊ भूमि थी, दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति थी, दुनिया की सबसे अच्छे लोग थे, दुनिया की सबसे अच्छे और और जुझारू प्रतिस्पर्धा रखने वाले हमारे भारतीय लोग थे। दुनिया के सबसे ज्यादा खनिज और पदार्थ पाने वाले यहाँ थे। हर चीज में पूरी तरह हम संपन्न थे 1947 में। और जापान पूरी तरह बर्बाद हो चुका था हमसे 2 साल पहले, 1945 में। जरा सोचिए कि 1945 में जापान बर्बाद हुआ और 1947 में हम यानी भारत आजाद हुआ, और आप तुलना करें तो आज जापान दुनिया की महाशक्तियों में शामिल है, और हम अभी संघर्ष कर रहे हैं महाशक्ति बनने के लिए। हम अभी डेवलपिंग कंट्री में आते हैं और वो डेवलप कंट्री है। जरा सोचिए कि जापान आज के डेट में जो रेलवे की उसकी स्पीड है वो 500 किलोमीटर प्रति घंटे पे पहुंच गई, और आज हम 200 के आसपास में, हम अगर ट्रायल कर लेते हैं 200, 150, 170 के आसपास हम ट्रायल कर लेते हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि हम 100, 150 की स्पीड तक हम गाड़ी चला रहे हैं। रेलवे हमारे पास वो बुलेट चला रहे हैं, और हम आज भी 150 की स्पीड वाली गाड़ी में चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? साथियों, ये जो देश है ना हमारा, मैं जैसा सोचता हूं, मैं अपनी सोच आपके सामने रख रहा हूं। ये जो देश है ना, ये केवल बाउंड्री खींच देने से और बॉर्डर बना देने से ये देश नहीं बन जाता। देश बनता है उसके नागरिकों की सोच, समझ और क्षमता से, उनकी परिस्थिति, स्थिति और उनके कर्तव्यों से। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे देश के 2 वकील साहब थे, वो जापान गए। तो जापान में सिस्टम था जैसे हमारे यहाँ सुलभ शौचालय होता है, वहां भी
वहां भी सुलभ शौचालय होते हैं रोड के किनारे, लेकिन हमारे यहाँ सुलभ शौचालय में एक बंदा बैठा होता है जो हर सुलभ शौचालय को यूज करने वाले से पैसे लेता है, वहां पे दरवाजे पे बैठ के 2 रुपए 5 रुपए जो भी उनको लेना होता है। साथियों, जापान में भी यही व्यवस्था है, हर जगह ये व्यवस्था है। लेकिन जापान में एक एक सबसे यूनिक चीज ये है कि वहां कोई भी बैठा हुआ नहीं होता, उनके सुलभ शौचालय पे कोई भी बैठा नहीं होता, वहां केवल एक बॉक्स रखा होता है और लोग यूज करते हैं और उसमें पे कर देते हैं। हमारे दोनों वकील साहब लोग गए, जब दोनों वकील साहब लोग गए तो उन्होंने उनको वॉशरूम जाना था, वो वॉशरूम में गए। जब बाहर वॉशरूम को यूज किया, जब बाहर आए तो उनको कोई वहां नहीं दिखा। तो उन्होंने सोचा कि कोई देख तो रहा नहीं है, क्या करेंगे, छोड़ो बिना पैसा डाले ही निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल गए, बाहर निकल के थोड़ी दूर जाके और वो आपस में बात कर रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि देखो जापान इतनी बड़ी कंट्री है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इन्होंने रखा नहीं, ऐसे तो लोग आएंगे जाएंगे और यूज करेंगे, ये तो सब ये लोग पागल हो गए हैं, ये ऐसे इनका देश थोड़ी चलेगा। ये आपस में बातें कर रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल बैग पीठ पे लादे हुए था। वो गया और उसने दरवाजे पे बाहर से ही उसने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस बॉक्स में डाल दिया और वो जाने लगा। तो उन लोगों ने, उन वकील साहब ने पूछा कि बेटा तुमने तो कुछ इसमें अभी यूज किया नहीं और तुमने पैसे डाल दिया। तो पता है बच्चे ने क्या कहा, सर मैंने अपने यूज के लिए नहीं, जो आप लोगों ने अभी यूज किया उसके बदले में यहां डाला। वो इसलिए डाला सर क्योंकि इसको यूज करते हैं, इसमें पैसे डालते हैं तो इसकी सफाई होती है और इससे ये पैसे से हमारे देश का विकास होता है। और ये जो भावना है, जरा सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा उनके इन गलतियों को पकड़ के और अपने जेब का खर्च उसमें डाल रहा। ये कितनी बड़ी, मतलब ये कितना मार्मिक चीज है कि एक व्यक्ति के अंदर, एक छोटे से बच्चे के अंदर उसके देश के प्रति, उसके कर्तव्यों के प्रति, उसके सिस्टम के प्रति, उसके देश में क्या कर्तव्य होता है उसके प्रति कितनी कितनी भावना अंदर थी। उसके अंदर जो देश भावना थी वो कितनी प्रगाढ़ थी कि उसने अपने यूज नहीं किया, इनके बदले में डाला। और वहां वकील साहब को अपना सर झुकाना पड़ा और उससे माफी मांगनी पड़ी और उसको उसका पैसा पे करना पड़ा। सोचने वाली बात है। आपको पता है जापान में और हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क है। अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो जापान के ही आधार पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया जा रहा है। जापान में 5 साल तक, यानी 3 साल पे बच्चा स्कूल जाता है और 3 साल से लेके और अगले 5 साल तक उसको कोई भी क ख या उनका जो ABCD नहीं सिखाया जाता। उनको उस 5 साल में केवल ये शिक्षा दी जाती है कि ये देश आपका है, इस देश में आप इस देश के सिटीजन हैं और आपको इस देश के प्रति क्या आपका कर्तव्य है, ये चीज उस 5 साल के अंदर सिखाया जाता है। और एक सर्वे ये बोलता है कि एक इंसान जो 10 साल की उम्र में जितना चीज वो सीख लेता है, यानी वो अपने जीवन का 90% काम आने वाली चीज 10 साल में सीखता है और बाकी के 10% वो जीवन के बाकी के 90% समय में सीखता है। तो जापान आज इसलिए वो इतना उन्नत है क्योंकि वहां के लोगों के अंदर देश भावना है। हमारे यहाँ क्या होता है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम केवल झंडा दिखाते हैं, झंडा लगाते हैं, हम शो ऑफ करते हैं कि हम देशभक्त हैं, ये देखो मेरे अंदर देश भावना है। लेकिन उस देश भावना हम एक दिन के लिए क्यों रखते हैं अपने मन में, ये मैं सोचता हूं ऐसा। एक दिन के लिए देश भावना होनी नहीं चाहिए। देश एक ऐसी चीज है, लोग हमारे संस्कार में हमें सिखाया जाता है कि हम अपने माता और पिता का कर्ज कभी नहीं उतार सकते। लेकिन मैं मानता हूं कि माता और पिता से भी बड़ा कर्ज होता है इस देश का, जो हम अपने माता पिता के कर्ज को तो चलिए कभी उतार भी पाए, लेकिन इस देश के कर्ज को कभी नहीं उतार सकते क्योंकि हमारे माता और पिता भी इसी देश के पैदाइश है। तो साथियों, हमारे अंदर देश भावना जो है ना वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और हम जब भी कोई वर्क करने जाएं, जब भी कोई काम करने जाए, जब भी हम कुछ बोलें, जब भी हम कुछ सोचें, तो हमारे सोचने बोलने हमारे कर्तव्यों में सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो देश की होनी चाहिए।
और मुझे मुझे अपने आप पे इस बात पर गर्व है कि मैं कोई भी बात सोचता हूं, कोई भी काम करता हूं, उसमें सबसे पहला मेरा देश होता है। आप आप हमारे ऑफिस में भी देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे ऑफिस में भी भारत माता का फोटो, ये देखिए, आपको देख रहे होंगे भारत माता का फोटो हम अपने ऑफिस में हमारे सामने रहता है। 24 घंटे जब भी हम ऑफिस में बैठते हैं, हमारे सारे ऑफिसेज में ये फोटो लगे हुए हैं, ताकि कभी गलती से भी हमारे, क्योंकि बचपन में जब हम जिस संगठन में रहते थे, जिस संगठन में हम लोग जाते थे पहले, अब तो नहीं जाना होता है, अभी हम जुड़े हुए हैं लेकिन एक्टिव रूप से नहीं जुड़े हुए, लेकिन बचपन में हम जिस संगठन में जुड़े थे, उस संगठन में सबसे पहले हमें यह सिखाया गया कि ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। यानी ये जो हमारी भारत माता है, ये जो हमारी भारत है, ये हमारा जो देश है, और इसकी जो मिट्टी है वो स्वर्ग से भी ज्यादा कीमती है, इसकी मिट्टी। और ये जो देश है आपका, ये देश आपका घर है, और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, उनकी पूजा पद्धति चाहे कोई भी हो, वो सब आपके भाई हैं, वो सब आपके परिवार के हिस्से हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि आपके द्वारा किए गए कर्मों से और बोले गए वचनों से आपके आपके परिवार के, यानी देश के किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का कोई अहित न झेलना पड़े, और आपके देश पर कभी आंच ना आए, ऐसी आप अपनी व्यक्तित्व रखिएगा, ऐसी आप अपनी कार्यवाही रखिएगा, आप अपना कर्म रखिएगा अपने भविष्य में। ये चीज हमें हमारे परिवार द्वारा, हमारे संगठन द्वारा, और हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल के प्राइमरी स्कूल में ही ये चीज हम लोगों के दिमाग में बिठा दी गई, और वो चीज हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई। और आज हम अपने बच्चों को भी वही चीज सिखाते हैं। आज हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा, जिंदगी में सब चीज, चाहे 2 रोटी कम खाना, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स जरूर देना। क्योंकि वो जो टैक्स देते हो तुम, चलो तुम तो तुम्हारी तो कम्युनिटी है बिजनेसमैनों की, लेकिन जो तुम टैक्स देते हो, उस टैक्स से बहुत ऐसे हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे हमारे देश में गरीब तबका है, जो लोअर तबका है, उनके लिए हमारे द्वारा, और बिजनेस जो जो पैसा कमाते हैं उनके द्वारा दिया गया, ईमानदारी से भरा गया टैक्स उनके कल्याण के काम में आता है। इसलिए बेटा, कभी भी जिंदगी में टैक्स की चोरी मत करना। ये चीज आज से हम अपने बच्चों के मन में डालते हैं। और जब हम ईमानदारी से टैक्स देते हैं, जब हम ईमानदारी से हम कर का भुगतान करते हैं गवर्नमेंट को, तो इस देश के प्रति हमारे अंदर एक भावना पनपती है। फिर हमारे अंदर ये पनपता है कि यार, हम टैक्स देते हैं, ये रोडें हमारी है, ये सड़कें हमारी हैं, ये रेलवे हमारे हैं, ये एयरपोर्ट हमारे हैं। फिर हमको उसको नुकसान पहुंचाने में दुख होता है। आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ किसी को कुछ कह दिया, या कोई धरना हुआ, कोई प्रदर्शन हुआ, या कुछ भी हुआ, लोग गाड़ियां जला देते हैं, थाने जला देते हैं, एयरपोर्ट जला देते हैं, रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा देते हैं, रेलवे जला देते हैं, परिवहन की बसें जला देते हैं। वो ये जलाते वक्त ये नहीं सोचते कि ये उन्हीं के घर का सामान है। क्या हम इतने गुस्से में आ जाएं कि हम अपने ही घर के सामान को जला दें, हम अपने ही घर में आग लगा दें? ये कैसी भारतीयता है, ये कैसी राष्ट्रीयता है, और ये कैसी भावना है? कृपया हम सभी लोग इन सब चीजों से और इन सब दुर्भावनाओं से, और ये सब जो इसको हम कुकर्म कहेंगे, इससे बचें। क्योंकि भाई, ये देश हमारा है, और इस देश में 24 घंटे हम अपने देश में, अपने दिल में अपने देश को रखें। और किसी भी काम को करते हुए, किसी भी चीज को करते हुए, कोई भी कर्म हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, या वैश्विक हो, कोई किसी भी तरह के अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपना देश सर्वप्रथम रखना होगा। कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम, ये आपके मन में ये भावना होनी चाहिए। मैं फिलहाल इसी भावना से करता हूं, मेरी भावना यही है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आपकी जात अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, आपके पूजा पद्धति अलग हो सकते हैं, आपके मजहब अलग हो सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से अपने अपने ईश्वर को पूजा कर रहे होंगे, लेकिन ये देश हमारा है, और इस देश की रक्षा करना, इस देश के लिए जीना, और इस देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना, इस देश को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, इस सब में हम सबका योगदान होना चाहिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। जब राम जी
राम सेतु बांध रहे थे तो बड़े बड़े बलशाली बड़े बड़े पत्थर उठा के और राम सेतु बांध रहे थे, सेतु पुल का निर्माण कर रहे थे। और एक गिलहरी थी, वो क्या कर रही थी, वो जाती थी नदी में डुबकी, समुद्र में डुबकी लगाती थी, आती थी, रेत में लौटती थी, कुछ रेत उसके शरीर में चिपक जाते थे, फिर जाती थी और फिर उस रेत को उसमें समंदर में उसको डालती थी, फिर आके ये जब कार्यकलाप भगवान राम ने देखा तो भगवान राम ने कहा कि हे गिलहरी, ये क्या कर रही हो, तुम्हारे बांधने से क्या होगा। उसने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम खड़ा होकर तमाशा देखने वालों में तो मेरा नाम नहीं आएगा, कम से कम जो भी मेरे से जो हो सकता है वो मैं आपके लिए कर रही हूं। ठीक वही भावना हमें भी हमारे देश के लिए होनी चाहिए कि हम ये ना समझें कि हम छोटे हैं, हमारे करने से देश का क्या होगा। नहीं, अगर हम पान खा के और रोड पे थूक रहे हैं तो हम अपने देश को गंदा कर रहे हैं। हम अगर गुटखा खा के और इधर उधर पिक मार रहे हैं तो हम अपने देश को गंदा कर रहे हैं। हम किसी को अपशब्द बोल रहे हैं तो हम अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं। ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसी ऐसी आत्मीयता आपके अंदर पनपनी चाहिए। इस देश को आप अपना घर समझिए, फिर देखिए इस देश के प्रति आपके मन में कैसी भावना आती है। तो आप सभी, मुझे कोई शक नहीं है कि आप भी इसी टाइप के होंगे, लेकिन अगर आप हैं तो अपने आसपास भी ऐसे ही माहौल बना के रखिए और लोग आपसे, आपके साथ, आपके परिवार, देखिए हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये बात तय है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं अरे यार तुम्हारे करने से क्या होगा। नहीं, अगर यही सोचने लगे तो वाकई में सब लोग कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सब लोग कहें कि नहीं मेरे करने से हो ना हो मैं करूंगा, और अगर मैं करूंगा तो मेरी देखी देखा सब करेंगे, और ऐसे करके और बहुत अच्छा हम अपना भारत बना सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, सर्वशक्तिमान भारत बना सकते हैं। और हम इस भावना से ओतप्रोत होके हम कोई भी काम करें, ये भावना हमारे मन में जरूर होनी चाहिए। ये मेरी भावना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप अपने बच्चों को भी ये चीज जरूर सिखाएं, मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं। ये सारी बातें मैं सोने से पहले 1 घंटे अपने बच्चों के साथ, आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट डिस्कशन करता हूं, सिखाता हूं। और उनके अंदर आज से ही उनका माइंड मैं इसी तरीके से चेंज करता हूं कि कैसे आगे एक अच्छा नागरिक से, कोई भी देश उसके नागरिकों से पहचान में आती है। अगर आप एक अच्छे नागरिक हैं तो निश्चित तौर पे आपका देश का नाम बहुत ऊंचा जाएगा और हम भारत का नाम बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। साथियों, ये तो रही राष्ट्रीयता की बात। आज 15 अगस्त है तो मैंने सोचा कि मेरे मन में कुछ भावनाएं हैं, मैं आपके साथ शेयर करूं। हम आते हैं दूसरे पड़ाव में। आइए अब चलते हैं वीजीएफ। साथियों, वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल भी जब काम कर रही होती है या काम कर रही है तो इसमें भी मेन चीज हमारा देश ही है। कहीं ना कहीं हम अपने देश को अच्छा टैक्स पे कर रहे हैं, हम अपने देश को सशक्त कर रहे हैं। हमारे नागरिक, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हजारों हजार लोग, लाखों लाख लोगों को रोजगार मिले। वो इस बिजनेस में हमारे साथ, कंपनी के साथ पार्टनर बन के इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे करें, वो आर्थिक रूप से संपन्न हो। और जब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो जाहिर सी बात है इस देश के नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो ये देश भी आर्थिक रूप से संपन्न होगा और हमारे देश का भी भला ही होगा। आज बेरोजगारी का आलम यह है कि बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लोग भी टहल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल जितना भी छोटा ही सही, आज हम मानते हैं कि हम छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। आज कंपनियां आती हैं, बहुत बड़े बड़े भौकाल दिखाती हैं कि हमारी इतने 1000 करोड़ की टर्नओवर है, हमारे इतने 100 करोड़ की टर्नओवर है। निश्चित तौर पे हमारे कुछ ही करोड़ के टर्नओवर हैं, 10, 15, 20 करोड़ के टर्नओवर है। लेकिन वो 15-20 करोड़ एक अकेला राजीव जायसवाल ने कभी उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया। वो 15-20 करोड़ के टर्नओवर का सारा पैसा हमने अपने लोगों में ही बांटा। इस बात की मुझे संतुष्टि है, इस बात का मुझे गर्व है और ये बात मुझे बहुत आत्मसंतुष्ट करता है कि चलो राजीव, तुमने कुछ नहीं किया तो इतना तो किया कि तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग पैसा तो कमा रहे हैं। और भविष्य में मैं कोई भी काम करूंगा, मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि भविष्य में मेरा या वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल का जो आपका प्लेटफॉर्म है, वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल भविष्य में कोई भी काम करेगी तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों के सामने रखेगी, आपको और आपके परिवार को सामने रखेगी, और उसके बाद ही आपके और आपके परिवार को
सामने रख के आपके हितों की रक्षा करते हुए ही कोई ऐसा फैसला लेगी जिससे आप और आपका परिवार सुखी रहें, संपन्न रहें और आर्थिक रूप से आप संपन्नता पाते रहें। कुछ हम जब भी कोई काम करेंगे तो इस चीज को हम जरूर ध्यान में रखेंगे, ये मेरा आपसे वादा है और हम आपसे राय भी लेंगे। साथियों, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमारे साथ 3 तरीके के लोग आए। एक वो लोग आए जो ये सोच के आए कि नई नई कंपनी खुली है, चलो लॉटरी का एक टिकट खरीद लेते हैं और आईडी शुरू में लगा देते हैं और आईडी लगा के और लॉटरी का टिकट खरीद लिया, रातों रात महीने 2 महीने में करोड़ 2 करोड़ आ जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, हमारा भी काम हो जाएगा। नहीं कुछ तो कुछ भी कमा लो, आई है पहले आईडी लगा दो और पहले आओ पहले पाओ वाले सिद्धांत पे आए थे और जिस स्पीड से वो आए थे और उसी स्पीड से वो चले भी गए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो चले तो गए लेकिन लौट के जरूर आएंगे और जब लौट के आएंगे तो हम उनका खुले दिल से स्वागत भी करेंगे कि आप गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, आपने दुनिया भी देख लिया, हमें भी देख लिया, हमें छोड़ के आप गए, आपने देखा, आपके जाने के बाद वहां पर क्या क्या हुआ, वो भी भाग गए, सब आपके साथ नुकसान ही हुआ। आइए हमारे साथ मिलके और आइए हम मिलके काम करते हैं और अपने जीवन को थोड़ा अच्छी ऊंचाई पे लेके चलते हैं। तो एक तरीके के लोग वो थे। दूसरे तरीके के वो थे जो केवल सेटिंग मांगने आए थे कि चलो यार आते हैं, थोड़ा 2 4 10 लोगों की या 100 200 500 लोगों की टीम है, उस टीम इधर उधर ना जाए, इसको लगा देते हैं, थोड़ा बहुत आ गया, उसके बाद क्योंकि उनकी उनकी जो है आदत होती है इधर से भाग के उधर, उधर से भाग के उधर, उधर से भाग के उधर, उनका वो जब तक 2 4 कंपनियों में नहीं जाते तब तक उनका पेट का खाना नहीं पचता। तो इस टाइप के भी लोग हमारे साथ आए थे, जो आए थे जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से थोड़ा बहुत पैसे कमा के निकल गए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। मैं ऐसा मानता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वीजीएफ जैसा प्लेटफॉर्म आप दिन में दिया जला के भी अगर ढूंढें तो भी आपको मिलने वाला नहीं है। मेरा ये मानना है और मेरा विश्वास है, मेरा ये प्रण है। क्योंकि अभी ये जो आप वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल देख रहे हैं, अभी सितंबर में 1 साल होगा इसका। ये सितंबर जब आएगा तो ये 1 साल होगा। 1 साल मतलब कुछ नहीं, एक छोटा अभी अभी इसका अंकुरण भी नहीं हुआ, अभी बीजारोपण हुआ है, अभी अंकुरण भी नहीं हुआ। अभी अंकुरण होगा, उसके बाद ये पौधा बनेगा, पौधे के बाद ये धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़े होने के बाद ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। और जब ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा उस समय ये कितने लोगों को छाया देगा, कितने पथिक को ये फल देगा, कितने लोगों को छाया देगा, कितने लोगों की पीढ़ियां सुधारेगा, इस बात की कल्पना मैं कर रहा हूं। मेरी नजरों से थोड़ा आप भी करके देखिए। हम अभी इस पे डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे हम आगे क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे। आज तक मैंने इस तरह के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह के डिस्कशन नहीं किए, लेकिन आज मैं उस तरह के डिस्कशन करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं वो काम जो मैं करने वाला हूं या जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो काम केवल वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल ही कर सकती है, दूसरे किसी के बस का है नहीं। क्योंकि दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता, और अगर सोच भी लिया तो उसके पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है कि वो कर भी पाए। तो इस टाइप के हम आज आपके साथ डिस्कशन भी करेंगे, कुछ हिंट्स देंगे। सारे डिस्कशन तो नहीं हो सकते लेकिन कुछ हम आप लोगों से भी राय लेंगे। साथियों, हमने आपसे कहा था कि अभी ये वीजीएफ क्लब एक बहुत अल्पायु मतलब छोटे स्तर पे काम कर रहा है। छोटे स्तर पे काम करते हुए भी हम पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। 15 मार्च को जो सूरत में प्रोग्राम हुआ था, जो भी लोग उस प्रोग्राम में मौजूद थे वो उस प्रोग्राम का माहौल जानते थे, देख रहे थे। मेरा विश्वास है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ था, 15 तारीख को प्रोग्राम हुआ और 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ और आज भी हमारे लखनऊ में 2 दिन अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन ही होता है। हमारे काम मात्र महीने में 5 ही दिन चल रहे हैं, सप्ताह में 5 दिन। तो आज भी हम लोग बच बचा के और काम कर रहे हैं। अगर विश्वास मानिए, अगर हमारा लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आज हम कम से कम 2 करोड़ रुपए की सीएमसी पर मंथ 2 करोड़ की सीएमसी बट रही होती, वितरण हो रहा होता, 2 करोड़ रुपया पर मंथ की सीएमसी जा रही होती। ये मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है। लेकिन करें क्या, इसमें ना आपकी गलती, ना मेरी गलती, ना कंपनी गलती, इसमें गलती कोरोना की है, चाइना की है। और इन चाइनीजों को हम लोग सिखाएंगे जरूर। इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, कम से कम वीजीएफ वालों को भी तो बहुत नुकसान पहुंचाया है, हम लोगों को बहुत नुकसान इन चाइनीजों ने पहुंचाया है। तो खैर, मैंने उस समय भी कहा था
कि हमारे साथ जो भी लोग ईमानदारी से आज भी इस बिजनेस को कर रहे हैं वो हमारे अपने हैं, कंपनी उनकी है, कंपनी के वो मालिक है, मालिकाना हक लेके कर रहे हैं। कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने आए थे, कुछ लोग इसके कुछ लोगों ने इसका सर्विस लिया और कुछ लोगों ने इसका ऑनरशिप लिया। तो कुछ लोगों ने मेंबरशिप लिया, कुछ लोगों ने ऑनरशिप लिया, और आज जो भी लोग 300, 400, 500 लोग जो भी एक्टिवली आज काम कर रहे हैं वो सब ऑनरशिप के साथ काम कर रहे हैं। और आज जो भी लोग इस बिजनेस के ऑनरशिप का काम कर रहे हैं उनके लिए आज मेरे पास, आज मैंने कहा था आपसे कि आज मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूं, और आज मेरा अनाउंसमेंट का सबसे जो मुख्य जो मेन बिंदु होंगे वो हमारे CSC अचीवर्स होंगे। CSC कंपनी स्टूडेंट क्लब के जो भी अचीवर्स हैं वो हमारे होंगे, और उन्हीं पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि वो एक इतना छोटा टारगेट है, लेकिन छोटा टारगेट और बड़ा धमाका हम इसको बनाना चाहते हैं। एक CSC हम चाहते हैं कि हमारे घर की महिलाएं जो 10 बजे तक अपने बच्चों को स्कूल भेज के खाना पीना बना के अपने पति को विदा करके वो अपने जो भी जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो 10 बजे से लेके और महिलाओं के लिए 10 बजे से लेके और शाम को 4-5 बजे तक का जो वक्त होता है वो वक्त खाली वक्त होता है उनका। उसमें से थोड़ा बहुत कुछ महिलाओं का काम होता है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं का खाली वक्त होता है। मैं चाहता हूं कि वो महिलाएं जिनके पास खाली वक्त है वो भी कम से कम 30, 40, 50 हजार रुपया महीना कमाए। जो स्टूडेंट हैं, जो अपने अपने पिताजी से खर्चा लेते हैं और आके पढ़ते हैं, गांव से आके शहर में रहते हैं, या अपने परिवार पे डिपेंड रहते हैं, अपने माता पिता पे डिपेंड रहते हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट क्लब में, हमारे VGF क्लब में आए, स्टूडेंट क्लब वो अचीव करें, वो इसको सीखें, और वो भी कम से कम 30, 40, 50 हजार रुपए महीने का ले। कम से कम अपने पिताजी पे तो हम निर्भर नहीं रहेंगे, कम से कम हमारे आपके बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं वो तो आप पर, हम पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनको भी आप इस चीज को करने के लिए आप मोटिवेट करिए। आप ये मत समझिए कि वो बेटा का मन नहीं लगेगा पढ़ने में भी वो पढ़े, और अपना जो 2-3 घंटे जो फेसबुक और ये सब चलाने में अपना जो टाइम खराब करता है, उस टाइम को हमारे VGF में मोल्ड करे, हमारे VGF की तरफ मूव करे, और यहां से 40-50 हजार रुपया महीने कमाए। और ये सब की शुरुआत हमारी CSC से होती है, यानी CSC अचीवर, एक CSC अचीवर हमारे यहाँ जो भी CSC बन जाते हैं वो CSC कम से कम 30, 40, 50 हजार के आदमी हो जाते हैं। और मेरा फोकस और मेरे जितने CMC अचीवर्स हैं उन सब का फोकस CSC को ही बनाने में रहता है, और मैं भी दिल से चाहता हूं कि हजारों की तादाद में महीने में हजारों हजार लोग CSC इनकम उठाएं, हजारों लोग CSC अचीव करें, और उसी CSC को प्रमोट करने के लिए, उस CSC को जन आंदोलन बनाने के लिए, उस CSC को एक बहुत बड़ा तूफान बनाने के लिए कि हर व्यक्ति CSC के लिए भागे। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ साइन अप करे, हमारा मेंबरशिप ले, जो भी हमारे यहाँ पैकेज खरीदे, जो भी हमारे यहाँ पैकेज का एडवांस पे करे, 2550 रुपए जो भी दे, वो बस उसके दिल में एक ही भावना हो कि मुझे CSC बनना है, चाहे हम जब बने लेकिन बनना जरूर है। उसी को न्यू बना के, उसी को टारगेट बना के, पहला एक छोटा टारगेट CSC का लेके हर व्यक्ति काम करे, और जब भी वो CSC को वो अचीव कर ले तो हम उसके इनकम को सिक्योर कर दें, हम उसके परिवार को सिक्योर कर दें, और हम उसके जीवन को सिक्योर कर दें। ये मेरी तमन्ना है दिल से, और आज इसी चीज को हम अनाउंस करने वाले हैं। हमने जो सोचा था कि हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे बीच एक पिछली बार हमारे एक CMC अचीवर थे, उनका देहांत हो गया, बड़े अच्छे इंसान थे, और उनके लिए हम लोगों ने कुछ मुहिम चलाई थी, लेकिन वो चीज मैंने देखा कि वो सक्सेस होता हुआ मुझे नहीं दिखा, क्योंकि लोगों ने उस चीज को सीरियस नहीं समझा। लोगों ने ये नहीं समझा कि ये कितना बड़ा पावर है VGF क्लब। अगर VGF क्लब का एक व्यक्ति अगर CSC बन जाता है, CMC बन जाता है, और अगर VGF क्लब में हर व्यक्ति अगर इस VGF क्लब के सिस्टम को, केवल सिस्टम को फॉलो कर दे, उसके जीवन में बहार आ जाएगी। उसके जीवन में वो जीते जी तो पैसा कमा ही रहा है, नहीं रहने के बाद भी उसकी फैमिली सिक्योर होगी। इस चीज पर मेरा दिमाग बहुत बहुत व्यथित था। मैं ये सोच रहा था कि एक इंसान कितनी मेहनत से नेटवर्क बनाता है,
लेकिन अगर उसका नेटवर्क न रहे, अगर वो ना रहे, तो उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का, उसके बीबी का, उसके माता पिता का, यार क्या होगा, कैसे होगा, इसको कैसे कुछ अच्छा किया जा सकता है इनके लिए। तो मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने अपने लोगों से इस पे बात की, सब लोगों ने हामी भरी और मैंने इस चीज को अप्लाई किया। अप्लाई हम लोग करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस डिस्कशन को सुनने के लिए? क्या आप तैयार हैं? यस सर। बोले। सबसे पहला हमारा, जो भी हमारे वर्क कर रहे लोग हैं, क्योंकि मैं भी तो आप ही की तरह हूं ना, मैं भी तो फील्ड में काम करके आया हूं, मुझे भी पता है नेटवर्क बनाने में कितनी प्रॉब्लम आती है, मुझे भी पता है आप किस किस समस्या को झेल रहे होते हैं, मुझे भी आपका जो भी दर्द है वो दर्द मुझे पता है। बस इतना समझिए कि इस दर्द को आप आज झेल रहे हैं और इस दर्द को हम आज से 15 साल, 18 साल, 20 साल पहले झेल चुके हैं। और उस दर्द को झेल के ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, आज जो भी हूं उस दर्द को झेल के ही पहुंचा हूं। कोई फ्री में, कहीं किसी को कोई फ्री में कुछ नहीं मिलता साहब। हर चीज की कीमत होती है, हर चीज की कीमत होती है। वो चाहे कीमत, चाहे जिस रूप में आपको चुकानी पड़े, चाहे मेहनत करके चुकानी पड़े, चाहे पैसे खर्च करके चुकाने पड़े, चाहे कुछ भी करके चुकाना पड़े, लेकिन कीमत हर चीज की होती है। मैंने भी कीमत दी है और आज आप दे रहे हैं। और वो जो कीमत दे रहे हैं वो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने अपने पत्नी, अपने परिवार, अपने माता पिता के भविष्य के लिए आप एक इतना सुनहरा नींव रख रहे हैं जिसकी कल्पना चाहे आप ना कर रहे हो, लेकिन आपका ये भाई जरूर कर रहा है। और इसी के एवज में सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है कि लोग 3 स्पॉन्सर नहीं करते हैं या वो सीरियस नहीं लेते हैं। आज से आपका फोकस रहेगा, हम इस पे मैटर पे बात करेंगे कि हम क्या फोकस करें। आज के बाद ये फोकस रहेगा आपका और हर व्यक्ति का कि चाहे कुछ भी हो, हम अगर जुड़ रहे हैं तो हम अपना 3 तो जरूर कर लें, क्योंकि इस 3 को कर देने के बाद जो हमारे जीवन में होने वाला है वो अनबिलीवेबल होगा, वो अनबिलीवेबल होगा। और आज मैं आप सबके साथ अनाउंस कर रहा हूं, और आज मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी लोग हैं जो हमारे सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, हमारे यहां पैकेज खरीदेंगे, जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हमारे सिस्टम को, प्रोग्राम, जो भी हमारे पैकेज को खरीद रहे हैं, अगर उन्होंने अपने अपने ज्वाइनिंग डेट से 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर अगर उन्होंने 3 स्पॉन्सर कर दिया, 30 दिन के अंदर अगर उन्होंने 3 स्पॉन्सर कर दिया, तो साथियों उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन। अब वो परिवर्तन क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। अगर एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उसने 30 दिन के अंदर 3 स्पॉन्सर मार दिए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31वें दिन वो इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब 31वें दिन के बाद वो चाहे 10 स्पॉन्सर भी मारे तो भी वो इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकते। ये चीज पहले आप समझ लीजिएगा। 30 दिन के अंदर ही करना है। अगर 30 दिन के बाहर अगर आप चले गए, 30 दिन से के बाद आप अगर 10 स्पॉन्सर भी करेंगे तो भी वो मान्य नहीं होगा। 30 दिन के अंदर 3 स्पॉन्सर करना है, और 3 स्पॉन्सर करने के बाद अगर आपका कोड जीवन में कभी भी, चाहे 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कभी भी सीएससी कंप्लीट कर लेता है, अगर आपका वो कोड सीएससी कंप्लीट कर लेता है, तो साथियों हम सीएससी अचीवर को ये मान लेंगे कि ये कोड ने संघर्ष करके और सीएससी अचीवर बना है। अब हम इसकी इनकम को सिक्योर करने वाले हैं। इनकम सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, क्योंकि यहां पर 100% पैसा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग मैनेज करेंगे। इनकम सिक्योर ये करेंगे कि भगवान ना करें अगले महीने, मान लीजिए इस महीने अगर हमारा सीएससी हुआ और अगले महीने अगर किसी कारणवश वो, क्योंकि एक सीएससी अचीवर रहता है शुरुआत की
मेहनत करता है, वो अपने शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, मैं भी समझता हूँ, और हो सकता है उसको जो काम कर रहा है उस काम में थोड़ा सा उसकी इनकम भी कम हो जाती हो या कुछ भी, अगर उसने सीएससी चीज अचीव कंप्लीट कर लिया और अगले महीने अगर उसका सीएससी किसी कारणवश अगर नहीं आया, तो भी हम उसको एक फिक्स अमाउंट अगले 3 महीने तक देते रहेंगे। अगले 3 महीने तक अगर उसकी सीएससी नहीं भी आई अगले 3 महीने तक, तो भी हम एक फिक्स अमाउंट हम उसके वॉलेट में डालते रहेंगे, जिससे वो आईडी निकाल के और उस पैसे को कैश करके और अपना खर्चा निकाल सकता है। ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात है। ऐसे मान लीजिए कि 3 महीने तक हम उसको एक सैलरी पे करेंगे। अगर वो चौथे महीना भी अगर 3 महीने में उसने फिर सीएससी अपना अचीव कर लिया तो कोई बात नहीं, फिर तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर नहीं किया तो भाई 3 महीने से ज्यादा तो कोई भी नहीं देता, फ्री में बिठा के पैसा तो कोई नहीं देता, तो ये भी कंपनी रहेगी। लेकिन 3 महीने तक उनकी सीएससी अगर टूट गई तो ये एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम है। आज से पहले कोई ऐसा नहीं करता, जहां और वो लोग तो हरगिज नहीं करते जो 100% पैसा बांट सकते हैं। कहां से मैनेज करेंगे, लेकिन हम लोग इसको करेंगे, हम इसको मैनेज करेंगे। और ये चीज मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप आजमा के देखो और करके देखना, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा जो सबसे जबरदस्त अनाउंसमेंट है वो ये है कि क्योंकि अब पहला सीएससी बनने पर एक चीज की सिक्योरिटी हो गई कि अगर किसी कारण बस एक आध महीना आपकी सीएससी नहीं आई, तो भी आपको एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा, जिससे आपका रोटी जरूर चल जाएगा, या बच्चे का फीस जरूर चला जाएगा, या जो भी आपके बेसिक खर्च हैं वो जरूर चले जाएंगे, वो आपको जरूर मिलेगा अगले 3 महीने तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब 3 महीने काम ही नहीं करना, काम करिए। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो 3 महीना हम आपका सहयोग करेंगे, यानी वीजीएफ आपका सहयोग करेगी। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे वीजीएफ परिवार के लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे परिवार के मेंबर हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बंधु हैं, हम सब एक कम्युनिटी के लोग हैं, और हम सब का कर्तव्य है कि आपको सहयोग करना। अगर आप थोड़ा सा, अगर देखिए, ये बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप अगर थोड़ा कमजोर भी हैं तो हम आपको हाथ देके और ऊपर खींचेंगे, ना कि आपका पैर खींचेंगे। हमारा 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 जो ये बिजनेस है, ये इसी भावना से चलता है, सबका साथ सबका विकास। हम सब मिलके और आपको ऊपर लाएंगे, हम सब मिलके आपका सहयोग करेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले आपकी इनकम की सिक्योरिटी हो गई। लेकिन भगवान ना करें, भगवान ना करें, अगर भगवान ना करें, मैं फिर कह रहा हूं, आप खुदा ना करें, भगवान ना करें, अगर हमारे सीएससी अचीवर्स को किसी कारणवश एक्सीडेंटल, या बाहर लोग जा रहे हैं, एक्सीडेंट में कुछ हो गया, या नॉर्मल किसी भी तरीके से अगर भगवान ना करें हमारे किसी भी सीएससी अचीवर को अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो सोचने वाली बात है कि वो परिवार का अकेला इंसान, जिसके ऊपर उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे, उसका परिवार, सबकी जिम्मेदारी होती है, वो क्या करेगा? वो उसका परिवार, उसके नहीं रहने के बाद उसके परिवार का क्या होगा? तो वीजीएफ परिवार उसके परिवार का देखभाल करेगा और उसके परिवार के लिए जो हो सकेगा करेगा। सबसे पहला काम हम ये करेंगे, ये तो हालांकि ये हमारे यहाँ पहले से है, हम सबसे पहला काम करेंगे कि हमारे यहाँ नेम चेंज नहीं होता। हम उस आईडी को, उनकी जो आईडी होगी, उनकी आईडी को एक लीगल फॉर्मेट में हम उसके पत्नी के नाम से कर देंगे, हम उनकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। और भविष्य में जितने भी पैसे आएंगे उनके पत्नी को ईमानदारी से उनके पत्नी खाते में जाता रहेगा, यानी परिवार की ये सिक्योरिटी रहेगी, पहली चीज। लेकिन अगर भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता है, तो कंपनी की तरफ से उनकी पत्नी के लिए 2 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट उनकी पत्नी के लिए दिया जाएगा, पहला। दूसरा, उनके बच्चे जितने भी होंगे, हमारे सीएससी अचीवर के जितने बच्चे होंगे, उन बच्चों में भी 2 लाख रुपए का बराबर बराबर डिवाइडेशन करके और एफडी करा दी जाएगी। उनके बच्चों के लिए भी एफडी करा दी जाएगी, ताकि वो बच्चे अगर बड़े हों तो उनके एजुकेशन में काम है। जो हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। पत्नी के लिए 2 लाख रुपए की एफडी,
बच्चों के लिए 2 लाख रुपए की एफडी जितने बच्चे होंगे उनमें बराबर बराबर बांट के, 1 लाख रुपए की एफडी उनके माता जी के लिए, यानी माँ जिसने उसने उनको पैदा किया, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। 1 लाख रुपए की एफडी उनके माँ के लिए और 1 लाख रुपए की एफडी उनके पिता के लिए। अगर माता और पिता नहीं है तो वो सारे पैसे उनकी पत्नी और बच्चों का कुल मिला के 6 लाख रुपए का कुल मिला के उनको हम एक राशि प्रदान करेंगे, उनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए हम प्रदान करेंगे और वो पैसा उनके परिवार में जाएगा। हम जो चला जाता है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, उसको तो हम कहीं से नहीं ला सकते, लेकिन उस कोड पर आ रहा पैसा आजीवन उनकी पत्नी और उनके बच्चों का होगा। और हम 6 लाख रुपए का एक फिक्स अमाउंट एक एफडी के तौर पे उनको देंगे, ताकि जो भी हम कर सकते हैं उनके जीवन में उस पैसे से थोड़ा बहुत उनका भला हो सके और थोड़ा बहुत उनके परिवार का सहयोग हो सके। इस चीज का अनाउंसमेंट मैं आज कर रहा हूं और ये जो भी चीजें हैं ये 1 तारीख से लागू हो जाएंगी, 1 सितंबर से। यानी हमारा पहला साल सितंबर में लग जाएगा। 15 सितंबर को हमारा पहला साल लगेगा, लेकिन सितंबर को हम मानते हैं पूरा सितंबर जो है ये हमारा पहला साल लग जाएगा। और इस पहले साल से ये चीज अनाउंस हम कर रहे हैं, पहले साल से इसमें काउंट चालू हो जाएगा। और पहले 1 तारीख के बाद जो भी व्यक्ति 3 स्पॉन्सर कर रहे हैं उन पर ये चीजें लागू होनी शुरू हो जाएगी। बाकी इसके और भी बहुत सारे रूल हैं, हम लोग जब आप सवाल पूछेंगे तो हम उसमें उनको क्लियर कर देंगे, वो सब सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। उसके बाद अब लोग कहेंगे कि भाई सीएससी के लिए तो आपने कर दिया, अब सीएमसीओ का क्या होगा? तो सीएमसीओ के लिए सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि सीएमसी तो बड़े स्तर के लोग हैं, वो तो बड़े लेवल के लीडर्स हैं, वो मेहनत करके और अपने नीचे अपने लोगों का कल्याण कर रहे हैं, सीएससी बना रहे हैं। तो जो भी सीएमसी हैं उनके लिए हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो उनको जब भी बैंकॉक जाना होगा, मतलब जब भी उनको थाईलैंड का ट्रिप जाना होगा, वो केवल यानी जो भी सीएमसी हमारा है एक्टिव सीएमसी जो भी हमारा एक्टिव सीएमसी है, जब भी वो बैंकॉक उसको जाना होगा या जो भी उसको थाईलैंड का ट्रिप करना होगा, वो जाना चाहता है, तो केवल प्लेन का टिकट वो दे दे और बाकी वहां के जितने खर्च होंगे वो सब कंपनी आपके लिए कर देगी। अब इसके पीछे अब आप सोचेंगे ये पैसा कैसे मैनेज होगा? तो ये पैसा एक्चुअली सीएमसी अचीवर्स को देना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ सीएमसी अचीवर्स को हमें देना जरूरी है। सीएमसी को देना जो जरूरी है उसमें ये हम सोच रहे हैं कि सीएमसी चूंकि बड़े लेवल के लीडर्स होते हैं, तो बड़े लेवल के लीडर्स के लिए थोड़ा बड़ा करते हैं। तो बड़ा उनके लिए ये है कि जब भी कोई हमारा सीएमसी बनता है और वो अगर थाईलैंड का ट्रिप लेता है, तो उसको केवल और केवल फ्लाइट की टिकट लेनी है, बाकी सारा खर्चा कंपनी देगी। सीएमसी के लिए उनके लिए हमेशा के लिए ये रूल, जब तक अगले आदेश तक के ये रूल, मतलब अगले जो 31 मार्च तक है, उसके बाद भी हम एक्सपेंशन कर देंगे, उसके बाद भी बढ़ेगा। तो ये सीएमसी अचीवर्स के लिए है। और खास जो हमें फोकस करना है वो हमारे सीएससी अचीवर्स पर करना है। सीएससी अचीवर हमारे रीढ़ की हड्डी है, सीएससी अचीवर हमारे नींव के पत्थर हैं, उनको हमें डेवलप करना है, उनको हमें आगे लेके आना है, उनका विकास करना है। तो साथियों, सीएससी अचीवर्स का हमने बता दिया आपको, सीएमसी अचीवर्स का हमने आपको बता दिया, और यही हमारा अनाउंसमेंट है। और इसी के साथ हम 1 तारीख से इस चीज को लागू करने जा रहे हैं। 1 तारीख के बाद ये मतलब 1 तारीख के बाद जो भी 1 तारीख मतलब सितंबर से बने हुए सीएससी पर ये चीज, हालांकि सीएससी सब पे लागू होगा, लेकिन सितंबर 1 तारीख के बाद के स्पॉन्सर वाला ये नियम जो है लागू हो जाएगा। सीएससी सारे पे लागू होगा, लेकिन 1 सितंबर के बाद ये 3 स्पॉन्सर वाला लागू हो जाएगा। साथियों, अब आपका मन में एक सवाल होगा कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, वो उनका क्या होगा? उनका तो 30 दिन बीत चुका है, तो उनका भी काउंटडाउन चालू हो चुका है। 1 तारीख से यानी 30 सितंबर तक अगर वो 3 कर लेते हैं, 30 सितंबर तक अगर वो 3 कर लेते हैं, तो भी उनको इसमें काउंट मान लिया जाएगा, तो भी वो मान लिया जाएगा कि वो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि 1 तारीख से ये लागू हो रहा है।
तो 30 तारीख तक उनके लिए भी मौका होगा। जिनका 2 है वो 1 कर लें, जिनका 1 है वो 2 कर लें, जिनका नहीं है वो 3 कर लें। जो भी करना हो करके खत्म करिए। 3 होना चाहिए 30 सितंबर तक, और ये 1 तारीख से लागू हो जाएगा। और उसके बाद लेकिन ध्यान रखिएगा 30 तारीख के बाद 1 अक्टूबर से फिर जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा 3 करके और इस सिस्टम को अपनाने के लिए। तो आप लोग जितने भी हमारे साथी हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम मौका है। वो इसी चीज को हाईलाइट करें कि अगर आपने हमारे यहां 3 स्पॉन्सर कर दिया तो आपका जीवन में इनकम सिक्योर हो जाएगी, परिवार सिक्योर हो जाएगा, आपकी आमदनी सिक्योर हो जाएगी, आप सिक्योर हो जाएंगे, आपका और आपके जीवन में आपकी इनकम सिक्योर हो जाएगी, और जो यहाँ मान सम्मान इज्जत शोहरत मिलेगी वो अलग। तो इस चीज को आप फोकस कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन कंपनी है जो आजीवन आपको पैसे कमा के दे सकती है और ईमानदारी से आपके खाते में पैसे दे सकती है। चाहे आपका पैसा 50,000 का आपका चेक हो या 50 करोड़ का चेक हो, ईमानदारी से आपके खाते में जाएगा नंबर 1 से। साथियों, ये हमारे 2 अनाउंसमेंट थे। राजीव सर जी, एक थोड़ा सा क्वेरी था कि लास्ट टाइम आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो भी आपके बगल में पहचान में जो शॉप्स रहे और उस शॉप्स का डाटा आप कलेक्ट करके रखिए, तो उसके ऊपर अगर कोई बातचीत हो सकती है अभी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी दे दीजिए। कुछ क्वेरीज आ रही है। यस यस, मतलब सब आज ही सुन लीजिएगा आप लोग, आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अरे वक्त के साथ हम सब बताते रहेंगे, आप लोग चिंता बिल्कुल ना करें। मैंने जो बात बोल, देखिए मैं अपनी एक बात बताता हूं, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। मैं जो भी बोलता हूं उसके पीछे मैं प्लानिंग कर चुका होता हूं, तब मैं बोलता हूं। मैं ऐसे ही हवा में आके कुछ नहीं बोलता। तो मैंने आपको बोला था कि आप अपने आसपास में, उसको मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूं। मैं क्लियर करता हूं कि मैंने क्या बोला था और मैं फिर से उसको दोहराना चाहता हूं। आपके जान पहचान के, आपके आसपास के जितने भी ग्रोसरी आइटम यानी खाने पीने की, किराने की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, सोने चांदी की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो, ड्रग की दुकान हो, मेडिकल स्टोर हो, किसी भी चीज की दुकान हो, उसका डेटा हमारे सीएमसी अचीवर या जो भी हमारे साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं उनकी डायरी में उनका नाम, शॉप का नाम, दुकानदार का नाम और मोबाइल नंबर, ये चीज का डेटा आपके पास होना चाहिए। और रखिए, आने वाले समय में वो दुकान बहुत बड़ा पैसा कमा के आपको देने वाले हैं। वो दुकानदार कमा के आपको देंगे, आप चिंता ना करें। मैं जो बोल रहा हूं भरोसा रखें, हम लोग उस पर प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है इतना सारा डेटा इकट्ठा करना। तो आप लोग डेटा जरूर इकट्ठा रखें, क्योंकि आने वाले समय में मैंने आपसे एक बात बोला था कि गुड मॉर्निंग होगा वीजीएफ क्लब के साथ और गुड नाइट होगा वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल के साथ। बीच में कोई ऐसा हमारा सर्विस नहीं होगा जिसको हम सर्विस प्रोवाइड न कर रहे होंगे। बीच के सारे सर्विसेज हमारे होंगे और सारे टर्नओवर हमारे वीजीएफ के टर्नओवर होंगे और सारे टर्नओवर पे हमारे वीजीएफ के लोग पैसा कमाएंगे। बस अब बाकी चीजें हम प्लान कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये बाकी क्लियर हो गया होगा। अब आइए, हमारे दिमाग में एक प्लान चल रहा है। मेरे दिमाग में एक बहुत मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है और एक प्लान चल रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करें। आप लोग जैसा चाहेंगे, जैसा कहेंगे, वैसा अपन सब मिलके करेंगे। ओके सर, शुरू करें? यस सर, यस यस। देखिए, हमारे कंपनी का जो मेन जो काम है, हमारी जो कंपनी है वीजीएफ क्लब इंटरनेशनल, इसके बायलॉज में लिखा हुआ है कि हम ट्रिप बेचने वाले लोग हैं, हम पैकेज मैनेज करने वाले लोग हैं, हम होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, क्लब खोलेंगे, हमारे पास बार होंगे और बहुत सारी चीजें, मतलब इससे टूरिज्म और एंटरटेनमेंट, इन सब चीजों से संबंधित हम हर काम हमारे बायलॉज में, हमारी कंपनी की बायलॉज में लिखा हुआ है। उसी में बायलॉज में हमारा एक सिस्टम है होटल का। तो होटल हमारा ऑलरेडी, हमारा होटल खोलने का जो मन है, वो मन था, वो इंटरनेशनल तो है ही हमारा, थाईलैंड में तो हम खोलेंगे क्योंकि वहां तो हमारा टाई अप है, तो वहां तो हमारा जो भी है वो है। लेकिन दूसरा होटल जो नेशनल लेवल पे खोलने का प्लान था वो था गोवा में। लेकिन मेरे दिमाग में देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं कोई भी बात करता हूं तो उसके पीछे बिजनेस होता है।
यहाँ किसी धर्म का मामला नहीं होता, यहाँ किसी मजहब का मामला नहीं होता, यहाँ किसी के जात पात का कोई मामला नहीं होता। हमारा हमारा एक ही उद्देश्य होता है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम बिजनेस में प्रॉफिट, नफा नुकसान को सोचें और उसी को लेके प्लान करें। और हम जो बिजनेस करें या हम बिजनेस में जिसको भी जो भी हम बिजनेस आगे करें, उसमें हमारे साथ जो भी लोग इस बिजनेस में, कम से कम वीजीएफ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, हम उनके साथ डिस्कशन करें, उनका राय लें, उनका विचार हम अपने साथ रखें और फिर हम आगे का प्लान करें। तो हमारा जो प्लान था, मैंने आपको सूरत वाले प्रोग्राम में हमने आपके सामने ये बात रखी भी थी कि मेरा मन है कि गोवा में हम एक 4 स्टार होटल बनाएंगे, 4 स्टार होटल बनाएंगे जो गोवा में होगा, और उस होटल को हम सब लोग मिलके बनाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि गोवा में बनाने की बजाय अगर हमारा पहला होटल अयोध्या में हो, जो कि दुनिया का सबसे फेमस और दुनिया का सबसे हॉट स्पॉट बनने वाला, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए उनका मक्का मदीना है, जैसे जैसे क्रिश्चियन के लिए वेटिकन सिटी और यरूशलेम है, वैसे हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति में विश्वास रखने वाले और सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा हॉट स्पॉट पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस बनने वाला हमारा राम मंदिर अयोध्या। और यहाँ मंदिर बनने वाला अगले 3.5 साल में, वो उसका उद्घाटन हमारी गवर्नमेंट करने वाली है। तो मेरा मानना है कि अगर हम गोवा से पहले, अगर हम अगर हम अपना पहला होटल, अगर हम पहले होटल का उद्घाटन अगर हम अयोध्या में करें, तो ना केवल हमें 365 दिन वाले ग्राहक मिलेंगे, बल्कि ना केवल युवा, बल्कि घर के गार्जियन, बुजुर्ग, और 365 दिन हमारा होटल चलेगा। और हम गर्व से किसी को ये पैकेज भी बेच सकते हैं और हम अपने होटल को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग हमें बताइए कि जो मैं सोच रहा हूं वो कैसा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का चीज बनने वाला, अभी एयरपोर्ट बन रहा है, क्योंकि हमारे शहर से मात्र 120 किलोमीटर पे मौजूद है अयोध्या। अयोध्या में अभी बड़े बड़े जैसे मैरियट, ताज, विवांता, हॉलिडे इन, हिल्टन, बिग हार्ड रॉक जैसी कंपनियां अभी लैंड खोज रही हैं और वो वहां पर अपना सेटअप बना रही हैं। तो क्यों ना हम लोग भी, क्यों ना हमारी वीजीएफ परिवार भी अपना खुद का होटल एक अयोध्या में पहला होटल बनाए। और ये मेरी दिल की तमन्ना है। आप हमें क्या राय दे रहे हैं कि हम होटल अयोध्या में बनना चाहिए या गोवा में पहला होटल? और अगर पहला होटल हम अयोध्या में बनाते हैं और उस होटल में हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि उस होटल में बनाने के लिए, उस होटल को बनाने के लिए पहले हमारा प्लान था कि हम केवल सीएमसी अचीवर्स को हम इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अब मेरा प्लान है कि हम एक आम आदमी को भी इन्वॉल्व कर देंगे कि आइए हमारे साथ मिलके, और एक आम आदमी भी हमारे होटल में आए और उसके भी सहयोग से ये होटल बने। और उस होटल से आने वाला जितना बिजनेस होगा, जितना भी बिजनेस होगा, उस होटल से आने वाला जितना बिजनेस होगा, जितने भी उसमें रूम बुक होंगे या जो भी लोग आएगा, वो सबको सीएमसी और सीएससी में काउंट कर दिया जाएगा। और पूरे जीवन हमारे सीएमसी अचीवर और सीएससी अचीवर पैसा कमाते रहेंगे, चाहे ज्वाइनिंग आए या ना आए, लेकिन उससे चलता रहेगा। और इसी तरीके से हमारा होटल का चेन, ये पूरा चेन बनेगा। आज एक होटल है, कल 10 होटल बनाएंगे, परसों 50 होटल बनाएंगे, और जहां भी हमारे होटल होंगे वो सब की बुकिंग हम सीएमसी और सीएससी में इन्वॉल्व कर देंगे। और वो सारा सीएमसी सीएससी महीने के महीने हमारे सारे सीएमसी अचीवर्स में बंट जाएगा। बताइए ये प्लान कैसा रहेगा और इसमें आप लोग हमें क्या सपोर्ट करेंगे और आप लोग क्या राय दे रहे हैं? आपके दिमाग से ये कैसा रहेगा? अगर कुछ लोग अगर मुझे बताना चाहें तो आप उन्हें अनम्यूट करें, वो हमें बताएं। ये मेरे दिल की भावना है जो मैं चाहता हूं। आप लोग, फैसला आपका होगा, जो आप सब लोग मिलकर फैसला करेंगे वही होगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो ये बहुत ही क्रांतिकारी होगा। अगले 3.5 साल में राम मंदिर का उद्घाटन
अगले 3.5 साल में हमारा होटल भी बन के तैयार होगा और एक साथ दोनों का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद एक फिक्स इनकम, क्योंकि 2 संपत्तियां होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। तो ये जो है ये अचल संपत्ति होगी, एक होटल होगा, वो होटल आजीवन बुक होता रहेगा, आजीवन उसमें लोग आते रहेंगे और उसके बुकिंग का पैसा सीएमसी और सीएससी को में बढ़ता रहेगा। बताइए ये कैसा रहेगा, आप लोग हमें राय दीजिए। सर जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम पटेल। आपकी जो ये प्रस्तावना है बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, और भी साथ में सोच में आ रहा है कि हम इंटरनेशनल जो लोग आएंगे उनको, जैसे हम अभी थाईलैंड टूर देते हैं ना, इंटरनेशनल लोगों को हम अयोध्या टूर दे सकते हैं। अरे वाह, एग्जैक्टली हम अयोध्या का ट्रिप देंगे, एक पैकेज बनाएंगे। वो पूरा प्लान मैं कर रहा हूं, आप टेंशन छोड़ दीजिए। वो क्या करेंगे वो मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा। आपका अगर दिल गदगद ना हो जाए तो राजीव जायसवाल नाम बदल देना। लेकिन पहले ये बताइए हमें कि ये प्लान जो मैं सोच रहा हूं आपके दिमाग से ये सही है या गलत है? बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही सही। 100% ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म का जो बढ़ावा देना है, तो जो नया बन रहा है वो ग्लोबल अट्रैक्शन है। लोग काफी इंटरनेशनली इस टूरिज्म प्लेस को आज से ही इच्छा कर रहे हैं कि कब हम वहां पहुंचे और कब हमको वहां पे फैसिलिटी मिले। तो बाकी के जितने डेस्टिनेशन है, गोवा के रिसोर्ट्स के, यहाँ पे तो लोग कॉमन है, आते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आज नया युग में नए जगह पे नया जो मिल रहा है, और वो भी एक ऐसे मतलब एक ऐसे जो एक वैदिक जगह पे, मतलब एक सांस्कृतिक जगह पे लोगों को आने को मिलेगा और बहुत सारी लर्निंग और एजुकेशन वहां पे मिलेगी। और अगर हम वहां पे अपना बेस आज से ही जमा लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे सारे बीजीएफ परिवार के क्लब के अंदर बहुत बड़ी एक अलग रोशनी और एक अलग। सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए सर, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम और आप जो भी हम यहाँ पर जो भी हम वीजीएफ वाले लोग हैं, हम बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड लोग हैं। हमें बिजनेस में प्रॉफिट कहां आएगा वो धर्म का मामला है, वो अलग है। लेकिन प्रॉफिट कहां आएगा, उस प्रॉफिट से हम सब लोग, क्योंकि वहां पर हर कम्युनिटी के लोग वहां बिजनेस करेंगे और हर कम्युनिटी के लोग कमाएंगे, हर धर्म के लोग कमाएंगे। लेकिन हमारे साथ भी हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन उनको प्रॉफिट कैसे आएगा, हम सबको प्रॉफिट कैसे आएगा, हम सब में बराबर प्रॉफिट कैसे बटेगा, इसका होटल से बढ़िया व्यवस्था कोई नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज कि जो भी लोग घूमते हैं उनमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है यंग जनरेशन जो मौज मस्ती के लिए घूमता है, वो मौज मस्ती के लिए, तो उनके लिए भाई गोवा और थाईलैंड होगा। और जो लोग जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो धर्म की तरफ चाहते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, वो धर्म दर्शन के लिए आएंगे, आध्यात्म के लिए आएंगे, उनके लिए हम ये पैकेज प्रोवाइड कराएंगे। तो जरा सोचिए कि हमारे लाखों लोग हजारों लाखों पैकेज बेचेंगे और वो सारे पैकेज के लोग, और वो मेरा मानना है कि जिस दिन हमारा होटल बन गया, वहां 60-70 रूम का अगर होटल बन गया तो 365 दिन हमारा सबका सब रूम बुक रहेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि हम इतने लोग रहेंगे कि हम ही उतना पैकेज बेच देंगे। क्यों जी, आप मानते नहीं मानते? उससे ज्यादा पैकेज बेच देंगे और वो सारे पैकेजेस के पैसे हमारे सीएमसी और सीएससी में अटैच होगा। जरा सोचिए कि हमारी इनकम का रेशियो क्या होगा। फिर ज्वाइनिंग ढूंढना पड़ेगा क्या? कोई भी लेता है, होटल बुक करता है, जैसे ओयो। अब ओयो के होटल में कोई भी जाके ऑनलाइन बुक करता है तो ओयो का मालिक कमाता है ना। लेकिन हमारे होटल को कोई भी बुक करेगा, चाहे वो हमारे यहाँ ज्वाइन हो या ना हो, बुक तो वो ऑनलाइन कोई भी कर सकता है। वो बुक करेगा और उसका सीधा जो पे करेगा वो सीधा पैसा सीएमसी और सीएससी में जाके ऐड हो जाएगा और हमारे और आपके घर में आजीवन पैसा आएगा। हमारे आपके नहीं रहने के बाद उस पैसे के हकदार हमारे बच्चे और हमारी फैमिली होगी। जरा सोचिए कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म ये बनने वाला है। अभी एक होटल से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये मॉडल, अगर ये पीपीपी बिजनेस मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस मॉडल, इस होटल को बनाने में कामयाब हो जाता है और हम और आप इसको कामयाब करके दिखा देते हैं, विश्वास मानिए इसी मॉडल पर हम कम से कम अपने सैकड़ों होटल बना डालेंगे, हर जगह पे बना डालेंगे और सबका पैसा सीएमसी और सीएससी अचीवर के हकदार होंगे। जरा सोच के देखिए वो जमाना कैसा होगा और वो समय कैसा होगा। ये मेरे दिल की इच्छा, मेरे दिमाग में ये प्लान चल रहा है, बताइए कैसा रहेगा। वंडरफुल सर, वंडरफुल।